हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटी का चौथा पोर्शन जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। आज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 है जैसा कि मैंने आपको बोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन। तो लेट्स पुट ऑन आवर हेडिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो मैं इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख देता हूं दोस्तों। बेसिक सी एक डेफिनेशन लिख देता हूं दोस्तों। क्या डेफिनेशन होगी कि द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शंस। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinctions among organism, मतलब ऑर्गेनिजम्स में भिन्नता को खोजना, आइडेंटिफाई करना। द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शन अमोंग ऑर्गेनिजम्स एंड, अब उनके बीच में डिस्टिंक्शंस को फाइंड आउट करना एंड देन प्लेसिंग देम into groups, then placing them into groups that reflect their most significant characters or features and relationship is called बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है जो मैंने लिख दिया आपको, देखिए समझिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के अमंग डिस्टिंक्शंस यानी उनमें भिन्नता खोजें कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, है ना। एंड देन प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स that reflect their most significant features and relationship। देखो, ऑर्गेनिजम्स के बीच में भिन्नता या कैसे डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज को फाइंड करना, ठीक है, और फिर उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर प्लेस कर देना, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देना। अब वो पर्टिकुलर ग्रुप में रख देना क्या रिफ्लेक्ट करे? उनकी सिग्निफिकेंट फीचर्स को बताए और उनकी रिलेशनशिप को बताए। मतलब जैसे अगर इंसानों को एक ग्रुप में रखा गया है जो होमोशेपियंस हम जिनको बोल सकते हैं, हमारा साइंटिफिक नेम जो है होमोशेपियंस, तो हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज है उसमें क्या है कि हम एक ग्रुप में प्लेस्ड हैं और इस ग्रुप में हमारे बीच के सिग्निफिकेंट फीचर्स जो हैं वो सारे रिफ्लेक्ट करता है। अगर मान ले किसी को हम बोलेंगे ह्यूमन, तो कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स होंगे जो रिफ्लेक्ट होंगे इस चीज से, और रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट हो। समझ रहे हो? ये एग्जांपल थोड़ा सा सटीक नहीं था, लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से दिमाग में बिठा सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं बेसिकली कि आप ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को, उनके सिमिलैरिटीज को और डिसिमिलैरिटीज को पता करो और फिर उसके बाद में उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दो, और उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो या फिर तो उनकी सिग्निफिकेंट फीचर्स मैच कर रहे होंगे, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दो। ये बात है, कहने का मतलब सीधा है कि आइडेंटिफाई करो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को और फिर जो एक जैसे दिखे उनको एक जगह रख दो, बस। ठीक है, यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा कलर डार्क ले लेते हैं, डार्क कलर थोड़ा। तो हमने बोला कि द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is to organize is to organize the vast number of known organisms into category तेरा categories that could be named
दैट कुड बी नेम्ड, जिनको नाम दिया जा सके, जिनको याद रखा जा सके, रिमेंबर्ड, और जिनकी आसानी से स्टडी यानी पढ़ाई की जा सके, एंड इजीली स्टडीड। तो ये चीज होती है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको मतलब समझा दिया। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है कि हम इतने जो वास्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो हमें पता है, उनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखना अलग अलग, और ऐसी कैटेगरीज में रखना है कि उनको हम आसानी से पढ़ पाए। मतलब जैसे अगर आप एक ह्यूमन को उठा करके उसके अंदर काट पीट करके देख लोगे तो आपको इंटेस्टाइन दिखेगा, फलाना दिखना ढिमकाना सब दिखेगा। तो वैसा ही आप अगर दूसरा ह्यूमन उठा लोगे तो उसमें भी वैसा ही दिखेगा आपको। तो क्या होगी, उन ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से क्लासिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना कि उनकी आसानी से उनका नाम रखा जा सके, उनको याद रखा जा सके और उनकी स्टडी की जा सके। तो यही है पर्पस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं दोस्तों टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों सुनिए दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स, तो हम हेडिंग लिख देते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला टाइप क्या है, बता दीजिए क्या है। इट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इट इज प्रैक्टिकली क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, डन, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है ये तो। ओहो बहुत बढ़िया। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होता है इस टाइप की क्लासिफिकेशन में, बताइएगा, बताइए तो क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में। तो लिख देते हैं पेन चेंज करके कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, in this type of classification, plants are classified, plants are classified on the basis, plants are classified on the basis of, किसके बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक, मैं इसको लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर और ह्यूमन यूज के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। सो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज या फिर उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर देना, यही है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखो धीरे धीरे इसके राज और काले चिट्ठे खुलते जाएंगे आपके सामने कि ये सबसे प्राचीनतम अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द अर्लीस्ट वन, ये सबसे प्राचीनतम क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज। अरे वाह बहुत बढ़िया। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करना दोस्तों। सुनिए दोस्तों, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मतलब जैसे अपन ने क्लासिफाई कर दिया ना कि इन प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तो हमने लिख दिया ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही तो है, ह्यूमन यूज के बेसिस पे तो क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो कि हैं, जैसे मान लो हो गया कोको, बेटा कोको नट, वाल नट, अरे सोया बीन, सोया तूने खोया बीन। तो ये हो गए ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन।
जैसे कई होते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है, जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होता है, जैसे जूट, कॉटन, जूट, कॉटन। उसके बाद में जैसे मेडिसिनल प्लांट, तो ये जो हम बोलते हैं ना कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या ह्यूमन यूज के बेसिस पर है मेडिसिनल क्लासिफिकेशन। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं देख लो, मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेडिसिनल प्लांट जैसे रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया, रोवोल्फिया, चिंचोना, चिंचोना, यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस। मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देना चाहता हूं कि आप कृपया करके हर एक नाम जो यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन जो भी आप रटें अच्छे से। ये नहीं देखें कि चैप्टर में एनसीईआरटी में ये नहीं है, क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं ना यहाँ पे और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो अपन कवर करेंगे ना 11th-12th का पूरा सिलेबस, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप इनको, आपकी मर्जी है, या फिर तो यहाँ याद कर लो या फिर आप वहाँ याद कर लेना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे याद नहीं करोगे वहाँ याद करना पड़ेगा, यहाँ पे याद कर लो ताकि वहाँ आपको सुना सुना लगेगा, तो वहाँ पे याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रोवल्फिया, चिंचोना, चिंकोना बोल सकते हो, यूकैलिप्टस, ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, बता के रहूँगा मैं वो बात, तो नोट कर लीजिए इतना। अब मैं आपको एक बहुत ही भयंकर बात बताता हूँ, नोट डाल के उसको आप लिख लीजिए। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि मैं क्या बताऊँ, बस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, मेरे को 2 साल लग गए थे इस बात को जानने में। अच्छा, इन दिस क्लासिफिकेशन, सुन रहे हो क्या आप? इन दिस क्लासिफिकेशन any one plant can be a member of more than one group। मैंने बोला in this type of classification any one plant can be the member, can be a member, any one plant can be a member of more than वन ग्रुप। मतलब एक ही आदमी बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है एक ही टाइम पर, ठीक है। उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तू जिस थैली में खा, सॉरी, जिस जिस आज के टाइम में तो वैसे ये हो रहा है, तू जिस थैली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है ये डायलॉग ऐसे हो रहा है ना, जिस थैली में खा रहा है तो उसी में छेद कर रहा है, क्योंकि थाली में छेद करना मुश्किल होता है, थैली में आसानी से छेद करा जा सकता है। तो एक ही सदस्य, एनी वन प्लांट कैन बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन प्लांट, सिंपल सी बात है, डन, समझ में आया है ना। तो इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट कैन बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप एट अ टाइम। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अपने आसपास कोई भी वस्तु हो उसे पकड़ के बैठ जाएं, आपको ये सुनकर झटका लग सकता है कि जो आपकी अपनी टर्मरिक है, हल्दी है, इसको कहीं जाने की जल्दी है। हल्दी एक मल्टी यूसेज प्लांट होता है, एक मल्टी यूजेस प्लांट होता है, इसके कई सारे काम हैं, इसको बहुत सारे काम करने की जल्दी है। ये है हल्दी, इट गिव्स बोथ मेडिसिन एंड स्पाइसेस। तो हल्दी के दो हो गए ना, एक तीर से दो निशाने, ये हम एज अ मेडिसिन भी काम में लेते हैं और हम इसको एज किसके रूप में और काम में लेते हैं, स्पाइसेस यानी मसालों में भी काम में लेते हैं। देखो हो गया ना, मैंने एग्जांपल दे दिया मेरी बात का। ऐसा ही करता हूँ मैं, क्या बताऊँ, मैं वैसा ही हूँ, मैं जो चीज़ बताता हूँ मैं उसका एग्जांपल बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा है यार, बता दो अब यार, अब भी नहीं बताओगे कौन सा सिस्टम में बोला मैंने, जोर से बोलो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलो। दूसरे नंबर पे मैं हेडिंग डाल दूं क्या, मैं तो डाल रहा हूं, बस आप बोलो नहीं बोलो, मैं तो हेडिंग डाल रहा हूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या डाल रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल, तो स्पेलिंग भी नहीं आती आजकल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है भाई।
चलो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है आज इसकी सुन लेते हैं। बहुत दिन हो गए थे इसको, ये मेरे को बोल रहा था भाई साहब आओ सुनो एक बार, मेरी भी सुनो। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, so in this type of classification, in this type of classification, plants are classified, plants are classified on the basis of, on the बेसिस ऑफ। इस बार क्या कहोगे गुरुजी, पिछली बार तो आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई कर दिया था, जिसको आपने प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बोला था। इस बार बोलो कि आप क्या बोलोगे, क्या आपके विचार है इस पर, बोलो, दिखाओ, बोल के तो बताओ किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो। तो मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगता ज़्यादा, 2 मिनट में बताता हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू, one or two, one or two morphological characters। हाँ जी, समझ में तो आ गया यार, क्या बात है। वन और टू मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजी जो हमें सामने से दिखती है, जो चीज़ हमें दिखती है वो उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ओके। जैसे आपके चैप्टर आएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई करना पाप नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर प्लांट्स को कर देते हैं क्लासिफाई। बस यही है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की कहानी। बहुत बढ़िया। तो आप ये याद रखेंगे वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यार इतनी बार बोल दिया, अब जोर से बोलो घर पे बैठो कि वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, दैट इज ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर्ड। यहां से इस लाइन से क्या पता चलता है तुमको, तुमको ये पता चल जाना चाहिए, और नहीं चल रहा तो पता करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो, पता करो क्यों नहीं कर रहे हो, करो भाई। मैं बोल रहा हूं कि वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोला है मैंने, वन और टू बोला है मैंने, सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं बोले हैं। तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज, बहुत जरूरी बात, ओवरऑल, दैट इज ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, समझ रहे हो ना, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर्ड। अरे हमें पूरी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक दो गिने चुने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से। समझ में आ रही बात, हमें ओवरऑल मॉर्फोलॉजी से कोनो मतलब ना ही बा, हमका मतलब बा एक और दुई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल दिए बिना अब तो नहीं छोड़ने वाला, एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल, classification by classification proposed by Linnaeus। देखो लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, वो आर्टिफिशियल ही होता है, वो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, देख लो आर्टिफिशियल ही होता है, ठीक है। तो लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर आता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब अपन एक पॉइंट लिखते हैं कि लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम, लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम on the basis of stamen, on the basis of
स्टेम। देखो बात समझ में धीरे धीरे आएगी। अब मैंने क्या तो एग्जाम्पल दिया और क्या ये लाइन लिखी, इनटू 24 क्लासेस। ठीक है भाई, ये समझ में आएगा अभी। अब भी मैंने जो बात बोली है अब समझ में आएगी आप लोगों के कि मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल डाला, लाइफ चिंगा लाला। देखो मैंने बोला कि आर्टिफिशियल, ध्यान से सुना अभी, एकदम आंख बंद करके सुनो, कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होता है। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, मतलब पूरी मॉर्फोलॉजी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है। डन। जैसे मैं आपको बताता हूं कि लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसके बेसिस पे उसने क्या किया था, लीनियस ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था केवल और केवल स्टेमन के बेसिस पे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ले लिया ना, स्टेमन एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है भाई, स्टेमन है। तो लीनियस ने क्या करा, स्टेमन के बेसिस पर प्लांट किंगडम को 24 क्लास में क्लासिफाई कर दिया। 24 क्लासेस बनाती ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन की, किसका स्टेमन कैसा है, मतलब जिनका स्टेमन एक जैसा था, ऐसे करके उसने 24 क्लासेस बनाती। डन, समझ में आई बात। लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। तो स्टेमन के बेसिस पे क्लासिफाई किया, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया। तो इसका मतलब ये जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था ये कैसा था, आर्टिफिशियल था, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे होता है। ठीक है, डन, यही बात है। समझ में आई ना, समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं एक और नोट की बात बताने जा रहा हूं जो मुझे सालों की तपस्या के बाद जानने को मिली। वो क्या बात है बता दो, आज तो हमें ही बताओ, हमें तपस्या नहीं करनी पड़े। नोट लगा के आप इसको भी लिख लेंगे। इन हिज बुक जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम की बुक थी, किसकी लिखी हुई थी, लीनियस की। ठीक है, तो इन हिज बुक जेनेरा प्लांटेरम लीनियस क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम, लीनियस क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम into 24 classes on the basis of स्टेमन। स्टेमन के बेसिस पे करा था भाई, वो तो कुछ आएगा नहीं नया। सो ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि लीनियस क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना ये बात, लीनियस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेमन और पिस्टल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। तो लीनियस ने स्टेमन के बेसिस पर जब प्लांट्स को 24 क्लासेस में क्लासिफाई करा, तो हम इसके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल तो बोलते हैं, बट इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि उसने स्टेमन की स्ट्रक्चर के बेसिस पर करा। ठीक है, डन, समझ में आ गई ना बात, बोलो हाँ या ना। समझ में आई, बिल्कुल, बहुत सही बात समझ में आ गई आपको। अब इतना पोर्शन हो गया, अब एक और बताता हूँ बात जो मेरे को सालों की तपस्या के बाद पता चलती है। कौन सी तपस्या करते हो आप, कौन सी, अघोरी बाबा वाली। ठीक है, नोट डालो और लिख लो, लिख डालो भाई, लिख डालो, लिख डालो ओ आज, तुम तो आज लीनियस डिवाइडेड। फिर ये लीनियस आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लीनियस की स्पेलिंग में हर बार गलत दिख रहा हूँ, डोंट माइंड इट। लीनियस डिवाइडेड फ्लावरिंग प्लांट्स, लीनियस डिवाइडेड फ्लावरिंग प्लांट्स है जी, लीनियस डिवाइडेड फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू 23 क्लासेस। 23 क्लासेस में लीनियस ने फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया, स्टार्टिंग विद क्लास मोनोएंड्रिया। ठीक है,
मोनेंड्रिया जिसको हम बोल सकते हैं। तो इनटू 23 क्लासेस स्टार्टिंग विद क्लास मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया with a single stamen। मैंने क्या बोला कि लिनियस ने स्टेमन की स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया प्लांट्स को। अब लिनियस ने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट की, अच्छा मैंने बोला प्लांट किंगडम की टोटल 24 क्लासेस बनाई थी उसने, पिछले ही नोट में मैंने बोला था, ठीक है। अब मैं स्पेशली प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट की यानी एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। तो स्पेशली उसने फ्लावरिंग प्लांट की 23 क्लासेस बनाई स्टार्टिंग विद, जैसे 23 क्लासेस क्या बनाई, जैसे एक तो उसने बना दी स्टार्टिंग विद मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया में कौन आए, मोनोएंड्रिया ग्रुप में कौन आए, मोनोएंड्रिया क्लास में कौन आए, रादर मैं बोलूं तो मोनोएंड्रिया के अंदर आए जिनके अंदर सिंगल स्टेमन था। मोनोएंड्रिया, मोनोएंड्रिया यानी सिंगल एंड्रिया, एंड्रोशियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन के लिए एंड्रोशियम वर्ड यूज करते हैं, तो मोनोएंड्रिया, ठीक है, विद अ सिंगल स्टेमन। तो विद अ सिंगल स्टेमन कौन हुए, ये हो गए अपने मोनोएंड्रिया विद अ सिंगल स्टेमन। डन, समझ में आई, सिंगल स्टेमन के साथ मोनोएंड्रिया पहली क्लास होगी। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल इसने इसमें रखा कैना, एक कैना नाम का प्लांट होता है, उसके अंदर सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होता है, तो उसको मोनोएंड्रिया में रख दिया, उसको मोनोएंड्रिया में रख दिया, कैना, एग्जाम्पल कैना, ठीक है। एंड प्लांट्स विद 20 और मोर, इसलिए मैं अगला सेंटेंस लिख देता हूं आगे, एंड प्लांट्स विद 20 और मोर, समझ में आ रहा है, प्लांट्स विद 20 और मोर स्टेमन्स, प्लांट्स विद 20 और मोर स्टेमन्स अटैच्ड, 20 और मोर स्टेमन्स अटैच्ड विद कैलिक्स, अटैच्ड विद कैलिक्स were assigned to class आइकोसेंड्रिया। पेन लग देते, पेन लग, तो हम बोलते हैं इसको आइकोसेंड्रिया, आइकोसेंड्रिया, समझ में। मैंने बोला कि प्लांट्स विद 20 और मोर स्टेमन, देखो जिनका सिंगल स्टेमन था उसको तो उसने मोनोएंड्रिया में रखा, और बाकी और प्लांट जिनके अंदर जिसमें बाकी, देखो मैंने एक लाइन क्या बोली है ध्यान से सुनो, कि लीनियस डिवाइडेड फ्लावरिंग प्लांट इनटू 23 क्लासेस, 23 क्लासेस, और वो क्लासेस स्टार्ट हो रही थी मोनोएंड्रिया से, मतलब जिनमें सिंगल स्टेमन होता है, जैसे एग्जांपल कहना, फिर उसके बाद में जिसमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस बनाई इसमें, ठीक है। और जो प्लांट जिनके अंदर 20 या 20 से ज्यादा स्टेमन अटैच हो रहे थे कैलिक्स के साथ, ठीक है, 20 और मोर देन 20 स्टेमन्स, ठीक है, तो उनको कौन सी क्लास में डाला गया, उनको डाला गया आइकोसेंड्रिया के अंदर, ठीक है। जैसे ये तो पहली क्लास है भाई, उसने 23 बनाए हैं, तो उसमें स्टार्टिंग विद क्लास मोनोएंड्रिया, यानी पहली क्लास थी मोनोएंड्रिया जिसमें सिंगल स्टेमन, एग्जाम्पल कहना, उसके बाद में उसने और भी जैसे जिसमें 2 स्टेमन होंगे, 3 स्टेमन होंगे, उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई होंगी। फिर उसके बाद में उसने जो बच गए बाकी के जिनमें स्टेमन जो थे 20 और उससे भी ज्यादा थे, 20 और मोर देन 20 स्टेमन जिनके अंदर थे, उनको उसने एक अलग क्लास असाइन कर दी जिसका नाम था आइकोसेंड्रिया। क्या क्लास असाइन कर दी जिसका नाम था आइकोसेंड्रिया। डन भाई, समझ में आया, उस क्लास का क्या नाम था, आइकोसेंड्रिया नाम था, ठीक है। ही ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब भैया ये तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करी है मैंने, जिनकी उसने 23 क्लासेस बनाई, फ्लावरिंग प्लांट की उसने 23 क्लासेस बनाई है। बाकी जो नॉन फ्लावरिंग बच गए, बाकी नॉन फ्लावरिंग की अभी बात करते हैं। ही ऑल्सो included all non-flowering plants. He also included all non-flowering plants such as algae, fungi, ठीक है भाई, mosses and ferns। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स तो जिम्नोस्पर्म को ही बोल देते हैं, है ना, बोलते हैं ना,
बोलो तो। अरे नहीं पगले, अरे फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, ठीक है। सो ही ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज एल्गी, फंजाई, मॉसेस एंड ferns in a separate class called cryptogamia। वाह यार, अभी याद कर लो, बहुत सही चीज है यार, याद करो बस। आप तो कंटेंट देने का काम मेरा, आपका काम याद करने का। मेन चीज याद करने की होती है और खुद की मेहनत ही होती है, ठीक है। सो ये हो गया क्रिप्टोगेमिया। मैंने बताया कि भाई फ्लावरिंग प्लांट की उसने 23 क्लासेस बनाई, और 24th वाली क्लास में, पहले मैंने ये बोला था ना पिछले नोट में कि 24 क्लासेस बनाई है उसने पूरी, लेकिन 23 तो ये हो गई फ्लावरिंग प्लांट की, और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट की 24th वाली, ठीक है, जिसका नाम था क्रिप्टोगेमिया। तो नॉन फ्लावरिंग वाले किस में आए? क्रिप्टोगेमिया में, क्रिप्टोगेमिया, ठीक है। और बाकी जो फ्लावरिंग वाले बच गए वो इन 23 क्लासेस में शिफ्ट हो गए, जो शुरू हो रही थी मोनोएंड्रिया सिंगल स्टेमन वाली से, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैना इसमें आ रहा था मोनोएंड्रिया में। और जिन प्लांट्स के ऐसे करके 20 तक थे, ये तो पहले है, ये तो सिंगल स्टेमन के लिए क्लास है मोनोएंड्रिया। ऐसे ऐसे करके 2 स्टेमन की क्लास, 3 स्टेमन की क्लास, 4 स्टेमन की क्लास। तो एंड प्लांट्स विद 20 और मोर स्टेमन्स आइकोसेंड्रिया, ठीक है, अटैच विद कैलिक्स, आइकोसेंड्रिया। और नॉन फ्लावरिंग्स की क्रिप्टोगेमिया। तो ये अपने बड़े दो क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक तो हो गया अपना प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक हो गया अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अपना आखिरी में बचता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इस वीडियो में नहीं करेंगे हम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि हम उसको अच्छे से शांति से और डिटेल से पढ़ पाएं, ठीक है। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप डाउट सेक्शन में पूछिए, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक इट, है ना। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।